नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं सारा विश्व इस समय ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट कर रहा है। तो आज नारायणा सुपर स्पेशलिटी गुड़गांव की तरफ से हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के जो प्रारंभिक लक्षणों और उनके अर्ली स्टेज के ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। इस चर्चा में आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर रश्मि शर्मा, जो कि नारायणा सुपर स्पेशलिटी गुड़गांव में ब्रेस्ट सर्जरी डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रणदीप सिंह जी, जो कि नारायणा सुपर स्पेशलिटी गुड़गांव में मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। और मैं डॉक्टर मोहित सक्सेना, मैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुड़गांव में मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं में वो पाया जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर जो है वो स्तन कैंसर है। और स्तन कैंसर के जो इंसिडेंस हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड, जो कि पश्चिमी देशों में पूरे जीवन काल में 8 में से 1 महिला को होता है। हमारे देश में यह अनुपात 1:28 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में ये सिचुएशन आसान है। भले ही इंसिडेंस कम हो, पर हमारे देश में जो महिलाओं को जब ये कैंसर डिटेक्ट होता है तो वो काफ़ी लेट स्टेज में पता चलता है, वो काफ़ी एग्रेसिव प्रकार का होता है और इस वजह से उनका ओवरऑल सर्वाइवल वेस्टर्न वर्ल्ड की वजह से कम की तुलना में कम होता है। तो यह चीज़ ठीक नहीं है और हम सबको मिलकर इसे बदलने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग के मेथड क्या होते हैं। स्क्रीनिंग मतलब किसी भी कैंसर को जल्दी कैसे डायग्नोज किया जा सकता है। तो डॉक्टर रणदीप सिंह से मैं जानना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए कौन कौन से तरीके हैं और महिलाओं को कब कैसे उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि वो कैंसर को अगर उनके शरीर में डेवलप हो रहा है तो वो जल्दी डायग्नोज कर सकें। डॉक्टर रणदीप बताइए। जैसे डॉक्टर मोहित आपने बताया, स्क्रीनिंग एक बहुत ही अहम स्टेप है जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं। स्क्रीनिंग हेल्दी फीमेल्स के लिए भी वर्ड यूज़ होता है, जो वो महिलाएं जिनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं है उनके लिए हम ये स्क्रीनिंग वर्ड यूज़ करते हैं। जो एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो मैमोग्राफी है। मैमोग्राफी क्या होता है? मैमोग्राफी एक तरह का स्पेशल एक्सरे है ब्रेस्ट का, जो कि ऊपरी बेसिस पे किया जाता है। एक तरह से जैसे हम चेस्ट का एक्सरे खींचते हैं, चेस्ट एक्सरे, वैसे ये ब्रेस्ट का एक्सरे होता है। ये जनरली जो गाइडलाइंस हैं, जो हमारी तरफ से मैसेज होता है कि 50 इयर्स की एज के ऊपर जो भी फीमेल्स हैं उनके अंदर हम मैमोग्राफी करें 1 साल में 1 बार। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है, जो कि हम 70 साल की उम्र तक कम से कम एडवाइस करते हैं। कुछ देशों में 40 साल की उम्र के ऊपर भी मैमोग्राफी एडवाइस की जाती है। ये एक स्क्रीनिंग का, मैमोग्राफी के अलावा जो स्क्रीनिंग मेथड्स हैं वो इतने स्टैंडर्डाइज नहीं हैं। बट अगर मैमोग्राफी नहीं हो रही है या फिर बहुत ही यंग फीमेल्स हैं, क्योंकि जो यंग फीमेल्स होती हैं उनके ब्रेस्ट की मैमोग्राफी करने से हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। उनके अंदर हम ब्रेस्ट अवेयरनेस और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसके अंदर पेशेंट खुद अपने मंथली जो है ब्रेस्ट को एग्जामिन करता है, इंस्पेक्शन भी खुद को देखता भी है और पैल्पेट करती हैं फीमेल्स, जिनको हम एजुकेट कर सकते हैं कि अगर उनको कोई अबनॉर्मल लंप लगे। आई थिंक ये सारे मेथड्स अपार्ट फ्रॉम मैमोग्राफी, जो एक स्क्रीनिंग का स्टैंडर्ड मेथड है, ब्रेस्ट सेल्फ अवेयरनेस एज वेल एज सेल्फ एग्जामिनेशन, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं अर्ली डायग्नोसिस के लिए। कई बार मैमोग्राफी के बाद हम प्री मैलिग्नेंट लीजन्स, मतलब कि स्टेज 0 ब्रेस्ट, जबकि ब्रेस्ट कैंसर का ओरिजिन या उसका जो सीड है वो अभी ग्रो होना शुरू ही नहीं हुआ, उससे पहले भी हम प्री मैलिग्नेंट लीजन्स भी मैमोग्राफी से डिटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर रणदीप ने अभी बहुत अच्छी जानकारी दी हमें। उन्होंने हमें बताया कि ब्रेस्ट कैंसर के जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी के द्वारा अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है, स्टेज 0 में भी डिटेक्ट किया जा सकता है, जो डॉक्टर रणदीप ने कहा। तो ये अब सवाल महिलाओं के मन में आता है, क्या सभी गांठें कैंसर है या कैंसर केवल गांठ के रूप में ही प्रेजेंट होता है, या किसके कुछ और भी प्रेजेंटेशन हो सकते हैं? तो ये महिलाओं के मन में सवाल आता है कि किस तरह से ये ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं और कैंसर के अलावा ब्रेस्ट में और कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। तो मैं डॉक्टर रश्मि से जानना चाहूँगा कि वो हमें बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर के और लक्षण क्या हैं और ये कैंसर के अलावा ब्रेस्ट के अंदर और कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं जो कि कैंसर से रिजेंबल करती हैं। इसके लिए भी हम 2 एस्पेक्ट में बात करेंगे। एक है जो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी, अभी डॉक्टर रणदीप ने बताया,
बिना गांठ के भी स्क्रीनिंग मैमोग्राफी में हम स्टेज 0 कैंसर को पिकअप कर सकते हैं। मैमोग्राफी में अगर हमको कैल्सिफिकेशंस, वाइट स्पॉट्स दिखते हैं, देन भी हम सस्पेक्ट करते हैं कि स्टेज 0 या डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू हो सकता है। इसमें मरीज़ को कोई गांठ नहीं फील होगी, केवल एक्सरे में हम पिकअप कर सकते हैं। इसीलिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। बिना गांठ के भी आपको एक एक्सरे, अगर आप 40 के हैं तो आपको एक एक्सरे जरूर करवाना चाहिए, जिससे हम कैंसर बनने के पहले उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है गांठ। महिलाओं में हर गांठ कैंसर नहीं होती है। करीब 10 में से 8 गांठें कैंसर नहीं होती हैं, केवल 2 ही कैंसर का रूप ले सकती हैं। जो नहीं कैंसर होती हैं उनमें फाइब्रोएडेनोमा बिनाइन होती हैं, जिनका कैंसर के में बदलने का भी बहुत कम चांस होता है। इसका केवल इलाज होता है, बहुत छोटी होती है तो हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, बड़ी होती है तो हम एक छोटी सी सर्जरी के द्वारा इसको निकाल सकते हैं। और लक्षण कैंसर के बिना गांठ के भी हो सकते हैं। अगर निपल से कोई डिस्चार्ज आता है जिसमें अगर खून है तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये कैंसर हो सकता है। दूसरा, ब्रेस्ट का बड़ा हो जाना या छोटा हो जाना या निपल अंदर की ओर चला जाता है तो भी हम कैंसर सस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर ब्रेस्ट में गांठ नहीं है लेकिन बगल में गांठें फील हो रही हैं तो ये भी एक लक्षण है ब्रेस्ट कैंसर का। दूसरी बात है कि अगर ब्रेस्ट के ऊपर हमारी स्किन लाल रंग की हो जाती है या कुछ इरिटेशन या खुजली जैसी होती है तो ये भी हमें सस्पेक्ट करना चाहिए और डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। सबसे ज़रूरी है आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका नॉर्मल क्या है। फिर अगर कुछ भी अबनॉर्मल सा आपको लगेगा तो आप सस्पेक्ट करोगे और आप सोचोगे मैं डॉक्टर के पास जाके इसका निदान करवाऊं या इसके बारे में कुछ और पता करूं, जिससे कि हम बहुत अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ सकेंगे या प्री स्टेज 0 में भी पकड़ सकेंगे और उसका हम क्योर कर सकेंगे। सो सबसे ज़रूरी है आप अवेयर हों अपने बॉडी के प्रति और अपने ब्रेस्ट के प्रति, और हम नॉन कैंसरस प्रॉब्लम्स भी अगर पकड़ सकेंगे तो हम उसको अच्छे से निदान कर सकेंगे। डॉक्टर एचपी ने हमें जानकारी दी कि ब्रेस्ट कैंसर किस किस रूप में प्रेजेंट हो सकता है और सभी गांठें कैंसर क्यों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब ये सवाल आता है कि अगर जैसे किसी महिला को अगर शरीर में गांठ या कुछ इस तरह के कैंसर संबंधित लक्षण महसूस होते हैं तो वो क्या करे? क्या उसको सुई की जांच जिसे हम FNAC कहते हैं वो करवानी चाहिए या वो बायोप्सी करवानी चाहिए? अगर करवानी चाहिए तो क्या ये सेफ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन जाँचों से कैंसर के फैलने के, स्प्रेड होने के चांस हैं? मैं डॉक्टर अंदीप से जानना चाहता हूं कि इसके जो डायग्नोसिस के लिए जो हम टेस्ट करते हैं क्या वो सुरक्षित हैं और इनमें क्या अंतर है? FNAC और बायोप्सी में कोई प्रीफर्ड है या दोनों एक जैसी हैं? और महिलाओं को इससे डरना चाहिए या करवाना चाहिए? डॉक्टर अंदीप। हाँ, जहाँ तक डॉक्टर मोहित ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस की बात है, उसमें सबसे पहला टेस्ट मैमोग्राफी और क्लिनिकल एग्जामिनेशन आता है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जब हमें संदेह होता है कि जो ये गांठ है कैंसरस हो सकती है, उस टाइम पे हम लोग बायोप्सी या FNAC का टेस्ट करते हैं। दोनों ही टेस्ट जो हैं एक नीडल के द्वारा होते हैं, जिसमें जो गांठ है वो हमें या तो फील हो रही हो या फिर अल्ट्रासाउंड में हमें दिख रही हो, उसमें हम नीडल डालते हैं। FNAC के अंदर जो है कुछ सेल्स आते हैं और बायोप्सी के अंदर हम एक सॉलिड टुकड़ा 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर का उस गांठ का ले पाते हैं। जनरली हम लोग अगर हमें संदेह काफ़ी ज़्यादा है कैंसर का तो हम बायोप्सी प्रेफर करते हैं, क्योंकि बायोप्सी के अंदर एक्यूरेसी जो रिजल्ट्स के आने की होती है वो ज़्यादा होती है FNAC से। FNAC में कई बार फॉल्स नेगेटिव, जिसको हम कहते हैं कि हो सकता है कि ट्यूमर है फिर भी ना आए, उसको हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। वो चांसेस FNAC में ज़्यादा रहते हैं आने के। तो बायोप्सी अगर संदेह ज़्यादा है तो बायोप्सी करनी चाहिए, एक ये मैसेज है। सेकंड मैसेज ये है कि ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। जैसे कि कई बार पेशेंट्स को एक बहुत बड़ा मिथ या मिथ्या है हमारे देश में, जो कि कई सालों से हम नहीं समझ पाए हैं, कि मरीज को ये लगता है कि अगर हम बायोप्सी करेंगे तो बीमारी जो है फैल जाएगी। और तो मैं अपने सब दोस्तों को ये भी बताना चाहूँगा कि इस मिथ्या को हम दूर रखें, और अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि बायोप्सी करें तो बायोप्सी करनी चाहिए, तो डेफिनेटली वो बायोप्सी करें, इसमें कोई हार्म नहीं है।
और ये ओपीडी टेस्ट है, OPD टेस्ट। 10-15 मिनट लगते हैं एंड पेशेंट जो है वापस घर जा सकता है। डॉक्टर अंदीप ने हमें बताया कि जो एफएनएसी और बायोप्सी सुरक्षित प्रोसेस हैं और इनमें बायोप्सी प्रीफर्ड है। एफएनएसी करके इस भ्रम में रहना कि कैंसर नहीं है वो ठीक नहीं है। बायोप्सी प्रीफर्ड करनी चाहिए जिससे कि पता चल सके कि कैंसर है या नहीं है। अब इसके इलाज की बात आती है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के 3 घटक होते हैं। एक तो सर्जरी होता है, एक मेडिकल मैनेजमेंट और एक रेडिएशन थेरेपी होता है। तो इन सभी फील्ड्स में काफ़ी एडवांसमेंट आ गया है, लेकिन इनका करेक्ट सीक्वेंस जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए हर महिला अलग अपने आप में अलग होती है, उसकी उम्र, उसके साथ में और कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो इसलिए सभी ब्रेस्ट कैंसर की महिलाएं अपने आप में अलग हैं। किनके कैंसर हार्मोन पॉजिटिव है, किनका HER2 पॉजिटिव है, सारी अलग होती है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस कि पहले सर्जरी होनी चाहिए या पहले कीमो होनी चाहिए या पहले हार्मोन या टारगेटेड क्या होना चाहिए या रेडिएशन होना चाहिए, जानने के लिए एक ट्यूमर बोर्ड का गठन किया जाता है। नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुड़गांव में भी ऐसा ट्यूमर बोर्ड है और जिसका कैंसर के उपाय इलाज के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि मेडिकल, सर्जिकल और रेडिएशन वाले डॉक्टर, सभी डॉक्टर एक छत के नीचे बैठ के एक पेशेंट का जो इंडिविजुअल केस होता है उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं, उसकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह का गहन अध्ययन करते हैं और उसके बाद एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस पेशेंट के लिए पहले सर्जरी ठीक है या पहले कीमो ठीक है या हार्मोन का क्या रोल है, टारगेटेड का क्या रोल है और वो किस सीक्वेंस में आना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भले ही आप कितना भी जानते हो, हर पेशेंट अपने आप में अलग होता है, सब पेशेंट की अलग ज़रूरत होती है, सबका कैंसर अलग तरह का होता है। तो एक करेक्ट सीक्वेंस क्या है ये ट्यूमर बोर्ड से ही पता चलता है। अब सर्जिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड और रेडिएशन फील्ड सभी में काफ़ी एडवांसमेंट आ चुके हैं। तो सर्जिकल फील्ड में क्या एडवांसमेंट है, पहले सर्जरी किस तरह की होती थी और अभी किस तरह की सर्जरी हो रही है, तो इसमें क्या परिवर्तन आया है और किस तरह से लोगों महिलाओं की ज़िंदगी बदल रही है, इस बारे में डॉक्टर रश्मि हमें बताएंगे। सर्जरी में जो एडवांसमेंट्स आए हैं वो 2 चीज़ में हैं। पहले क्या होता था, 20 साल पहले कभी कोई भी पेशेंट अगर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस होता था तो उसकी ब्रेस्ट निकाल दी जाती थी, साथ में बगल में सारी गांठें निकाल दी जाती थी। लेकिन आजकल हमारे पास इतनी अच्छी रेडिएशन फैसिलिटी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी ड्रग्स जो इतने अच्छे हो गए, उसकी वजह से हम कंबाइंड ट्रीटमेंट करते हैं। कंबाइंड ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, पूरी ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम जो ट्यूमर होता है और उसके आसपास थोड़ी सी टिश्यू लेके उसको ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी जो बोलते हैं या लंपेक्टमी बोलते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद हम रेडिएशन दे देते हैं और कीमो की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये हुआ, हमें ब्रेस्ट निकालने की हम हर पेशेंट में ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे कि हम पेशेंट का साइकोलॉजिकल इफेक्ट अच्छा रहता है। दूसरा है लिम्फ नोड सर्जरी। पहले हम सारी गांठें निकाल देते थे, लेकिन आजकल क्या है, हम एक पद्धति होती है जिसको हम बोलते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी में हम टारगेट करके कुछ नोड्स निकालते हैं जिसको कि हम टेस्ट के लिए या फ्रोजन सेक्शन के लिए भेज देते हैं। अगर फ्रोजन सेक्शन में नेगेटिव आता है तो हम पूरे नोड्स नहीं निकालते हैं, जिससे हमारे साइड इफ़ेक्ट्स हाथ में कम हो जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट जैसे हाथ पहले सूज जाते थे या पेन बहुत होता था, हमेशा शोल्डर पेन रहता था, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं। अगर सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी में हमारे नोड्स फ्रोजन सेक्शन में पॉजिटिव आते हैं तो फिर हम एक्सिलरी डिसेक्शन करते हैं, तब हम पूरे नोड्स निकालते हैं। लेकिन अब सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी के बाद हमारे साइड इफ़ेक्ट्स पहले जो 15 से 20% होते थे अब 5% से कम होने लग गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट हुआ है। पेशेंट्स को तकलीफ कम होती है हाथ में, शोल्डर में, और वो नॉर्मल एक्टिविटी अपनी कर सकता है। और ब्रेस्ट बचाने की वजह से उसमें साइकोलॉजिकल कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है। तो ये 2 बहुत इम्पॉर्टेंट सर्जिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं और हमारी कैंसर की सर्वाइवल दोनों में बराबर ही है। इसलिए मैस्टेक्टमी और ब्रेस्ट कंजर्वेशन में सर्वाइवल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। डॉक्टर रश्मि ने हमें बताया कि आज का सर्जिकल एडवांसमेंट की वजह से सिर्फ पूरे ब्रेस्ट पूरा निकालना जरूरी नहीं है, जिससे महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है और हाथ की जो सूजन की जो समस्याएं सर्जरी के बाद देखनी जाती थी वो भी नई सेंटिनल नोड टेक्निक के बाद काफ़ी कम हो गई है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मेडिकल मैनेजमेंट जिसमें आपके कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी इत्यादि आते हैं, तो डॉक्टर अंदीप हमें बताइए कि इनमें क्या एडवांसमेंट हो रहा है और इससे कैसे महिलाओं की जीवन बदल रहा है।
डॉक्टर मोहित, जैसे कि आपने पहले बताया था कि ब्रेस्ट कैंसर का जो मैनेजमेंट है एक ट्यूमर बोर्ड या एक टीम के माध्यम से होता है और करेक्ट सीक्वेंस यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर रश्मि ने भी ये पॉइंट स्ट्रेस किया कि अगर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है तो ऐसा नहीं है कि उसमें कीमोथेरेपी का रोल नहीं है। कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, काफ़ी सालों से हम सेम ही ड्रग यूज़ कर रहे हैं। बट जो एडवांसेस हुए हैं वो सपोर्टिव केयर में हुए हैं। वॉमिटिंग को कंट्रोल करना, साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करना, वो एडवांसमेंट इस लेवल तक है कि ऑलमोस्ट पेशेंट्स 85-90% पेशेंट्स जो है हमारे नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं कीमोथेरेपी पे। सेकेंड जो एडवांसमेंट हुआ है वो टारगेटेड थेरेपी में हुआ है। टारगेटेड थेरेपी हर पेशेंट के लिए नहीं यूज़ होती। ब्रेस्ट कैंसर में एक प्रोटीन होता है, हम जिसको HER2 प्रोटीन कहते हैं। जिन महिलाओं में ये प्रोटीन पॉजिटिव आता है उनमें हम टारगेटेड थेरेपी यूज़ करते हैं। ये टारगेटेड थेरेपी जो है इवन अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में भी यूज़ होती है और कुछ लंबे टाइम तक टारगेटेड थेरेपी दी जाती है। फॉर एग्जांपल 1 साल तक टारगेटेड थेरेपी चलती है, बट उसका मैसेज ये भी है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते। सिर्फ आपको हर 3 हफ्ते में एक बार आके दवाई लगवानी होती है, अदरवाइज़ ये दवाई काफ़ी वेल टॉलरेटेड होती है। एंड दूसरा जो एडवांसमेंट ये है कि जब हम जिस तरह की हम अभी बैठे हैं ब्रेस्ट के डॉक्टर, सर्जिकल, मेडिकल, ये भी एक मैसेज है कि हम एक डॉक्टर जो नहीं ट्रीट कर सकता, पूरी टीम, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में हम लोग जब भी ट्यूमर बोर्ड में बैठते हैं तो ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को पहले कीमोथेरेपी दी जाए या फिर सेम पेशेंट को डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में उसकी क्या सोशल सपोर्ट है, कहाँ से आ रहा है, वो दिल्ली से बिलोंग करता है, इंटरनेशनली बिलोंग करता है, उस हिसाब से सीक्वेंस चेंज करके हम बेस्ट रिजल्ट्स देने की कोशिश करते हैं। दूसरा है, जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो पहले क्या होता था, कीमो डिलीवरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, हम पेरिफेरल वेन्स से देते थे तो वेन्स मिलने में दिक्कत होती थी। लेकिन आजकल इसमें भी एडवांसमेंट हो गया है। हम बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम कैथेटर के थ्रू, जैसे पेरिफेरल कैथेटर, पिकलाइंस हैं या कीमोपोर्ट्स हैं, उसके थ्रू कीमोथेरेपी दे देते हैं। तो कीमोथेरेपी लेने में परेशानी नहीं होती है। अगर हम कीमोपोर्ट डाल देते हैं तो पेशेंट इतना कंफर्टेबल होता है कि उसको पेन तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और कीमोपोर्ट के थ्रू या पिकलाइन के थ्रू कीमो देने से बहुत उनको अच्छा महसूस होता है, वो काफ़ी सेटिस्फाइड होके जाते हैं। तो जिस तरह से डॉक्टर रश्मि और डॉक्टर अंदीप से आज बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ, जिससे हमने ये जाना कि महिलाओं को कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जागरूक होने की ज़रूरत है। और ये जागरूकता ज़रूरी है जिससे कि वो स्क्रीनिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों का पहले पता लगा सके और समय पे आके इलाज ले सके। इससे कि जब महिलाएं अपनी स्क्रीनिंग टेक्निक जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी का प्रयोग करके अपने शरीर में डेवलप होने वाले कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकती है। नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुड़गांव की तरफ से स्क्रीनिंग फैसिलिटी में काफ़ी अभी स्कीम चल रही है जो कि महिलाओं के हित में उठाया हुआ एक बड़ा कदम है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि महिलाओं को जब पता होगा कि उनको लक्षण ब्रेस्ट कैंसर किस किस रूप में प्रेजेंट होता है तो वो जागरूक होकर समय पे अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपना इलाज शुरू कर सकती है। उन्हें FNAC और बायोप्सी से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। बायोप्सी प्रीफर्ड तरीका है जिससे कि वो अपने कैंसर का पता लगा सकती हैं। इससे कोई कैंसर के फैलने का कोई डर नहीं है। ये सुरक्षित प्रोसीजर है और ये सही प्रोसीजर है। कैंसर का इलाज हमेशा एक टीम अप्रोच होता है। हमारे अस्पताल में भी हम एज ए टीम काम करते हैं और कैंसर के इलाज के लिए हमेशा ज़रूरी है कि मेडिकल, सर्जिकल और रेडिएशन वाले डॉक्टर हमेशा टीम की तरह काम करें। सर्जिकल और मेडिकल फील्ड और रेडिएशन फील्ड में जितने एडवांसमेंट आजकल हो चुके हैं उससे महिलाओं का जीवन काफ़ी सुखमय हो चुका है। वो साइड इफ़ेक्ट जो कि दुष्प्रभाव है वो नहीं के बराबर हो चुके हैं। उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है और महिलाएं वापस अपनी नॉर्मल जीवन की तरफ जा रही हैं। तो इन सभी घटनाओं से हम मैसेज यही है कि महिलाओं को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको समय पे आना चाहिए, अपना इलाज लेना चाहिए और अब फिर पुरानी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस लौट जाना चाहिए और एक खुश और आत्मविश्वास से भरी महिला की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए। धन्यवाद।